मैम एक छोटे से शहर से और वहाँ से लेके प्रेसिडेंट से अवार्ड लेने तक का सफर आपका कैसा रहा? आपकी इंटरेक्शन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हुई? उनका एक ऑरा ही अलग है। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है दैट विल बी एट पार विद अदर कंट्रीज. The entire school ecosystem would be transformed from rote learning towards competency-based. लिखना पढ़ना आता हो, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी आती हो, प्लस माइनस जैसे, दैट इज नॉट एग्जैक्ट मेजर ऑफ एजुकेशन फॉर एनी कंट्री. अब एक बच्चा जो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स नहीं पढ़ रहा या बायो नहीं पढ़ रहा और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है या अकाउंट्स पढ़ रहा है या गीता पढ़ के आ रहा है, प्रेशर बहुत लेते हैं because societal pressure है, they have to look good, they have to perform well, parental pressure है, peer pressure है. कि मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उतनी ही ये निग्लेक्ट होती है. सोशल मीडिया इज वेरी वेरी एडिक्टिव. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई थी 2020 में, तो अभी तक उसकी एक तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है. राइट टू एजुकेशन जो कि हर एक बच्चे को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वो क्यों नहीं मिल रहा है? अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो स्लम एरियाज में रहते हैं, जिनको प्रॉपरली एजुकेशन मिल नहीं रही है. ये क्या है डिफरेंट बोर्ड्स और क्यों है स्टेट बोर्ड्स अलग से? ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है. हम अभी नीट की एक कंट्रोवर्सी आई थी. हर साल स्कूल्स जो है फी इंक्रीज कर देते हैं. स्टूडेंट टीचर रेशियो आइडियली क्या होनी चाहिए? स्कूल बैग्स का वेट क्या होना चाहिए? व्हाट इज नेक्स्ट? Today's podcast is really close to my heart क्योंकि आज के पॉडकास्ट में एक शिष्य एक गुरु के साथ कॉन्वर्सेशन करेगी. तो आज मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर वंदना शाही से, जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 20 इयर्स का है एज अ प्रिंसिपल और जिन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया इन 2022 बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. वेलकम मैम टू द एक्सपर्ट फाइल्स. थैंक यू सो मच. इट्स सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं आज आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूँ. आपका मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा एक रोल है जो शायद आप भी नहीं जानते हो, बट आई एम हेयर बिकॉज वन ऑफ द रीजंस इज यू डेफिनेटली. मैम एक छोटे से शहर से मौड़ मंडी और वहाँ से लेके प्रेसिडेंट से अवार्ड लेने तक का सफर आपका कैसा रहा? सफर बहुत खूबसूरत रहा निधि. सबसे पहले तो लेट मी टेल यू, इवन आई एम ऑनर्ड कि आप मेरे सामने बैठी हो, क्योंकि शिष्य जितना ऊपर उठता जाता है तो वो एक तरह से मेरे ख्याल से वो गुरु की भी जीत है. बिल्कुल बिल्कुल. So for that purpose, so we are sailing in the same boat. और जहाँ तक सवाल है मौड़ मंडी से लेकर या छोटे शहर से लेकर बड़े शहर में जाना या फिर प्रेसिडेंट से अवार्ड लेना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑल्सो स्मॉल टाउन गर्ल. मेरी अपनी एजुकेशन जो है वो फतेहाबाद में हुई है, जो कि बहुत बड़ा शहर नहीं है. और जहाँ तक अब आजकल की बात करें तो वो तो अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे है. और सफ़र बिल्कुल जिंदगी के सफ़र की तरह, ups, downs, which is, you know, it is inevitable. Everything has to come. But the only thing is जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है वो ये है कि मुश्किलें आएंगी, आपकी लाइफ में डाउन्स आएंगे, लेकिन उनसे घबरा के बैठना नहीं है. रेजिलियंस इज अ क्वालिटी दैट आई थिंक एवरी पर्सन, हम बच्चों को भी सिखाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिंदगी में हर इंसान को रेजिलियंस का होना है. मैम आपने बताया कि आपकी इंटरेक्शन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हुई, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? शब्दों में बयान करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में आप सपना लेते हो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में आप कहते हो कि मैं तो सपना भी नहीं ले सकती. तो इट वाज अ काइंड ऑफ you can't say that it was a dream come true. It was a dream that God has only incepted and made it true. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जब आप उनके सामने बैठते उनका एक ऑरा ही अलग है, एकदम अलग है. मतलब सिर्फ शायद शब्दों में बयान नहीं मैं कर पाऊंगी, बट दैट 1 hour interaction, I was stunned to know, because he is the prime minister. Yes. The way he talked to us about education, it seemed like he's education minister. That means the same thing he is doing with all other fields. So
he is the actual Prime Minister of India. Right. Proud to have him as the leader of our Leader. country. Yeah. हम कहीं भी जाते हैं ना, हम कहते हैं ना कि तुम जानते हो कि मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ, बट इस केस में हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी आपको जानते हैं। तो मैम, जैसे आजकल का सिनेरियो है, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई थी 2020 में, तो अभी तक उसकी एक तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। तो क्या रीजन है, क्यों, क्या हिकअप्स आ रहे हैं इसमें? देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में आई, 86 के बाद आने वाली ये अगली पॉलिसी है। 21st सेंचुरी की ये पहली पॉलिसी है। तो आप अपने आप सोच के देखो कि 21st सेंचुरी को ही शुरू हुए कितना टाइम हो चुका है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, हम ये भी नहीं कह सकते कि 10 साल में बदलती है। आने वाले 5 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ जनरेशन जाती चेंज हो रही है, वो बिल्कुल आपको पता नहीं चलता। तो वहां पे जो आप एक पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने जाओगे, थोड़े टाइम में वो पॉइंट भी ऑब्सोलीट हो जाता है और आपको थोड़ा और नए तरीके से करना है। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या CBSE जिसका स्कूल हमारा है, हमारा स्कूल एफिलिएटेड है, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए। Numerous trainings are being conducted for the leaders, for the principals, for the management, for the teachers, and of course the schools are told to do the same things with the student. तो बहुत efforts चल रही हैं, लेकिन जितनी बड़ी चीज होती है उसको implement होने में उतना ज्यादा टाइम लगता है। तो that is the reason it is in process. और जहां जहां जितना जितना implement हो रहा है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। उसको हमारे टीचर्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सबसे ज्यादा उसको बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है प्रॉपर तरीके से, तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है दैट विल बी एट पार विद अदर कंट्रीज। The entire school ecosystem would be transformed. Would be at par with other countries, definitely with some very good countries. Definitely it would take some time. आप पॉपुलेशन तो देखिए ना, आप फिनलैंड की बात करेंगे, आप वहाँ की पॉपुलेशन देखो, आप इंडिया की पॉपुलेशन देखो, तो मैं तो कहूँगी कि जो काम हमारे यहाँ पे हो रहा है वो अभी भी वहाँ से बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम केटर किसको कर रहे हैं, कितने लोगों को कर रहे हैं। दैट आल्सो इज जैसे कि RTE विच इज राइट टू एजुकेशन, जो कि हर एक बच्चे को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वो क्यों नहीं मिल रहा है? अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको, जो स्लम एरियाज में रहते हैं, जिनको प्रॉपरली एजुकेशन मिल नहीं रही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट या स्कूल को कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लेने के लिए बोला गया? देखो, जो RTE का एक्ट है वो लागू हो चुका है। हाँ जी, ठीक है। मेनली इट इज फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स, क्योंकि इतने ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो कि बहुत सारे खाली भी पड़े हैं वहाँ पे। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन आल्सो हैज ट्रांसफॉर्म्ड। वो जमाना गया जब वो कहते थे कि भाई हाँ जी ये तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स। इतनी बढ़िया फैसिलिटीज गवर्नमेंट स्कूल्स में और इतने बढ़िया टीचर्स, एक्चुअली वेरी नाइस टीचर्स ऑल्सो, एजुकेटर्स आर ऑल्सो वेरी गुड। और जो RTE का एक्ट है वो बिल्कुल फ्री एजुकेशन की बात करता है। तो यस, द थिंग इज दैट वो इंफॉर्मेशन उस तबके तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, उसमें थोड़ी सी कमी है। अदरवाइज मैं ये अगर कहूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करने में कोई कमी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा और ज्यादा थोड़ा और बढ़ा। मैम, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं, तो लिटरेसी रेट वैसे तो बोला जाता है कि केरला का ऑलमोस्ट लाइक 100% है, और पंजाब में भी इट इज़ 80-85% है। बट लिटरेसी रेट बहुत ही एक कहेंगे कि सिर्फ यही है कि लिखना पढ़ना आता हो, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी आती हो, प्लस माइनस जैसी, बट दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट मेजर ऑफ एजुकेशन फॉर एनी कंट्री और स्टेट। तो लिटरेसी रेट को एक्चुअल में अच्छा करने के लिए क्या मतलब हम सोच सकते हैं आगे? लिटरेसी रेट को अच्छा करने के लिए डेफिनेटली फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत है।
फॉर्मल एजुकेशन के लिए बच्चे को स्कूल में आना जरूरी है। तो अभी जो इससे पहला सवाल हम डिस्कस कर रहे थे कि कई बार क्या है कि जहाँ जहाँ एक्चुअली जरूरत है, अगर हम पॉपुलेशन की भी बात करें, आप देखिए अर्बन एरियाज में आपको मिलेगा या जो लोग एजुकेटेड है वहां पे मिलेगा कि 2 फिर 1, और अब तो बहुत जगह पे ये है कि एक भी बच्चा, मतलब जो नई वाली जनरेशन है वो तो दूसरी तरफ चल पड़ी है। तो पॉपुलेशन भी कहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे अवेयरनेस कम है। तो ये दोनों ये एक विशियस साइकिल है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए भी उनको स्कूल में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल कुछ ऐसा भी है कि स्कूल बैग्स का वेट क्या होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने चेक करा था, मेरी बेटी 5th में है, तो उसका वेट इट वाज क्लोज टू 8 kgs। तो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, ड्रूपिंग शोल्डर्स हो गए या इवन उनको बैक एक प्रॉब्लम रहती है। तो क्या इसके ऊपर भी कुछ काम हो रहा है कि वेट कम किया जाए? बहुत ज्यादा काम हो रहा है सीबीएसई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। ये लोग तो देखो एजेंसीज हैं जो आपको डायरेक्ट कर सकती हैं। आगे ये डिपेंड किस पे, रादर वेरी स्ट्रिक्टली इट हैज बीन डायरेक्टेड। आगे डिपेंड किस पे करता है, सभी स्टेक होल्डर्स पे, नॉट ओनली ऑन द स्कूल, इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स ऑल्सो। बिकॉज आपको एक टाइम टेबल दे दिया गया और बहुत मेटिकुलसली बनाया जाता है कि आज ये अगर मैथमेटिक्स का पीरियड है, आज इंग्लिश का पीरियड है, या विच एवर पीरियड्स आर देयर। सो द थिंग इज दैट द बैग नीड्स टू बी पैक्ड एंड दैट इज टू बी डन एवरी डे। सो आर द पेरेंट्स डूइंग इट? Yes, Are most the of the parents parents doing it? Yeah. So if they are doing it, naturally the weight will not be that much. बाकी ये भी है थोड़ा सा, I would say कि थोड़ा जरूरत से ज्यादा किताबें लगाने का शौक भी हो गया हुआ है। But then there are lot many ways. There are certain kind of books like drawing books are there, GK books are there, or other simple interest for which we have some of the period. The books can be kept at the school also. Right. The school also, this can be done. This is also one of the ways. मैम स्कूल फी के को लेके भी बहुत हर साल ऐसा होता है कि हर साल स्कूल्स जो है फी इंक्रीज कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, प्राइवेट स्कूल्स स्पेशली। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ कर रही है या आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी किया हुआ, गवर्नमेंट के हिसाब से एक फी रेगुलेटरी कमेटी बनी हुई है और उसके हिसाब से आप 8% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। और देखिए इन्फ्लेशन के हिसाब से इतना बढ़ाना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर फॉलोइंग इट। बट बाकी वही है कि हर स्कूल की अपनी अपनी आई वुड से इंफ्रास्ट्रक्चर है, अदर रिसोर्सेज हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट फी स्ट्रक्चर। प्ले स्कूल्स का क्या रोल है? जैसे प्ले स्कूल्स जो हैं बच्चों को स्कूल आने से पहले वो 2-3 इयर्स के लिए ट्रेन करते हैं, क्या वो जरूरी है? जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका एक मेजर पार्ट, आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। राइट नाउ दिस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 years। 3 साल से पहले बिल्कुल बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, लेकिन 3 साल के बच्चे को एक स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस देना बहुत जरूरी है। बिकॉज the brain development it happens maximum up to the age of 6 or 7. Right. तो अगर वो ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम है तो जैसे उसको बच्चे को एक्सपीरियंस मिलेंगे, तो अगर उसका एक करिकुलम स्ट्रक्चर्ड होगा तो नेचुरली डेफिनेटली उससे असर तो पड़ेगा, अच्छा आउटपुट डेफिनेटली आएगा। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा। ये मैम रूल क्या है, आप समझाओगे कि 5+3+3+4? देखो पहले हमारा सिस्टम होता था 10+2 सिस्टम। 10 साल तक कोई किसी के ऊपर 10 साल तक आप किसी को पूछते नहीं हो, ठीक है। सीधा 10 साल के बाद एक एग्जाम हुआ और उसके बाद 2 साल और आपकी स्कूलिंग खत्म। बच्चे की जो डेवलपमेंटल एज होती है, डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि बच्चा क्लास 1 में आ गया और क्लास 10 तक वो चेंज ही नहीं होता। यू मस्ट हैव सीन, एक चेंज आती है 2 साल सेकंड क्लास के बाद, एक और चेंज आती है 5th क्लास के बाद, एक और चेंज आती है 8th क्लास के बाद। Now depending on these developmental stages, this 5+3+3+2 4 it has been made very meticulously. पहली स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आपका पूरा फाउंडेशनल स्टेज में आपका पूरा किंडरगार्टन और
क्लास 1 एंड 2 आ जाते हैं. ओके उसके बाद है प्रिपरेटरी स्टेज, क्लास 3, 4 एंड 5, ओके राइट, जहां पे आप एक तरह से बच्चे को प्रॉपर सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं. राइट फिर आती है मिडिल स्टेज 6 to 8. फिर आती है आपकी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, विच इज अ सीरियस फॉर्मल एजुकेशन स्टेज, विच स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 9, goes up to 12, and it is integrated. इंटीग्रेटेड मींस Integrated means मतलब मैं एक बच्चा हूँ, राइट, तो मुझे बच्चे की तरह पढ़ाओ. मुझे ऐसे मत पढ़ाओ कि तुझे 9th में ये पढ़ाया था, तुझे 10th में पढ़ाया था. मुझे 9th में ये पढ़ाया था तो 10th वाले टीचर्स को पता होना चाहिए कि मैं 9th में क्या करके आया हूँ. 11th वाले टीचर्स को पता होना चाहिए कि मैंने 10th में क्या किया है. सो it's a one child, so we need to see the holistic development. So that is why this system is an excellent system. और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट्स आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं. वो बेसिकली ऑफ कोर्स हर क्लास में लागू है, लेकिन मेनली वो लागू होता है सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में, वेयर वी कॉल इट एज नो silos in the earlier we used to call them as streams, ये मेडिकल स्ट्रीम, ये नॉन मेडिकल, कॉमर्स. अब ऐसा कुछ नहीं है. एक बच्चा जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है उसके साथ वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है. ओके बट इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है वो ये है कि हायर एजुकेशन को भी अपने आप को इसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा. कि अब एक बच्चा जो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स नहीं पढ़ रहा, या बायो नहीं पढ़ रहा, और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, या अकाउंट्स पढ़ रहा है, या गीता पढ़ के आ रहा है, एक्चुअली स्पीकिंग, तो वो बच्चा क्या नीट के लिए एलिजिबल हो पाएगा? वो बच्चा क्या डॉक्टर बन पाएगा? तो देयर आर एंड यू नो एवरीथिंग इज इन द पाइपलाइन. द थिंग्स आर चेंजिंग for the betterment. Yes, definitely. मैम स्टूडेंट टीचर रेशियो आइडियली क्या होनी चाहिए और हमारे स्कूल्स में क्या होती है एक्चुअल में? देखो, स्टूडेंट टीचर रेशियो आइडियली आई वुड से 1:25 is the one that is given to us by the CBSE also. Okay. तो 1:25 is okay because हमारी जैसी कंट्री के अंदर अगर मैं कहूँ कि 1:10 हो जाए तो वो मिरेकल तो होने वाला नहीं. तो then education will not reach everyone. 1:25 is good. तो वो क्यों नहीं फॉलो होती है? मोस्टली फॉलो होती है. CBSE is very strict. I'm not aware about other boards. CBSE is very strict. आपका 1:25 का मतलब ये नहीं है कि क्लास में 25 बच्चे होते हैं. रेशो टीचर और स्टूडेंट की है. ये क्लास में 40 बच्चे हैं, लेकिन हर क्लास के अंदर 1.5 टीचर्स होते हैं अगर हम ओवरऑल काउंट करते हैं इसको. तो वो 40 बच्चे अगर हैं तो CBSE डज नॉट परमिट यू द एंट्री ऑफ 41 नंबर चाइल्ड. ओके, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा. तो व्हाट विल यू डू? So that is how. So rules are there. Yeah, I think it's happened for the past 3-4 years. So they have not only the rules are there. They are being followed also. Now they have strictly imposed these rules. Okay. Yeah. हमारे ड्रॉप आउट रेशियो होती है जैसे प्राइवेट स्कूल्स में, जहाँ पे थोड़े हम कह रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स में. तो आपके स्कूल में भी है ड्रॉप आउट रेशियो का? फॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स में इतनी ज्यादा हमारे स्कूल्स में नहीं होती. बेसिकली इट्स नेग्लिजिबल. यस, गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है एंड देयर आर सो मेनी इश्यूज. बच्चे को आगे जाके कुछ कमाना है, बट स्टिल एज पर NEP आल्सो द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट कि एटलीस्ट एक जो बेसिक एजुकेशन है वहां तक ऐसा ना हो. और उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा वोकेशनल एजुकेशन का प्रोविजन किया कि 10th क्लास के बाद ही आपका कोई स्किल डेवलपमेंट ऐसा हो जाएगा कि जिसके बेसिस पे आप अर्न भी कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के लिए यू कैन बी अ सपोर्ट टू द फैमिली, एंड साइड बाय साइड ओपन यूनिवर्सिटी में या ओपन स्कूलिंग के अंदर आप अपनी स्टडीज को. मैम, गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में आपको क्या बेसिक डिफरेंस लगता है? किसको थोड़ा स्टेप अप करना चाहिए? जो बेसिक डिफरेंस है एक्चुअली स्पीकिंग वो है सिर्फ इकोनॉमिकली कौन सी क्लास वहां पे जाए. That's only difference. बेसिकली डिफरेंस. क्योंकि आज की डेट में मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज कहें, अगर हम इन टर्म्स ऑफ एजुकेटर्स कहें, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कोई कमी नहीं है. बहुत अच्छे और बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रहे हैं. तो बट द थिंग इज कि अब ये सोसाइटी का माइंडसेट कब चेंज होगा, देखना ही है. मैम, ये भी स्कूल्स में देखा गया है बहुत बार कि इंग्लिश के टीचर हैं तो वो SST पढ़ा रहे हैं, तो SST के हैं वो कुछ और पढ़ा रहे हैं. तो ये टीचर्स की कमी है हमारे स्कूल्स में.
आजकल बहुत जो यंग जनरेशन है टीचिंग एज अ प्रोफेशन ऑप्ट कम कर रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? जो पहला क्वेश्चन है आपका, I would say I think it's a wrong information as far as the private schools are concerned. I'm not aware about the government schools. उनका स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता. हमारे यहाँ पे बल्कि एक नहीं कई बार तो मल्टीपल टीचर्स होते हैं एक ही सब्जेक्ट के लिए, तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. For every subject we have the experts. And what was your second question? एज अ प्रोफेशन जो यंग जनरेशन है एज अ प्रोफेशन टीचिंग को कम ऑप्ट कर रहे हैं. हाँ, वो थोड़ा हमारे यहाँ पे है कि बाय चॉइस थोड़े टीचर्स कम आते हैं, इसलिए टीचर्स की क्वालिटी में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहती है. उसका मेरे ख्याल से एक बहुत बहुत सिंपल रीजन है. एजुकेशन हमारी प्राइवेट सेक्टर में है और सैलरीज हमारी प्राइवेट सेक्टर में टीचर को वो नहीं मिलती है जो आजकल बच्चों को कॉर्पोरेट में मिल रही है. तो एवरीबॉडी इज रनिंग टुवर्ड्स. सो सैलरी मेन रीजन है. सैलरी इज वन ऑफ द मेन रीजंस डेफिनेटली है. मैम जैसे अभी ओलंपिक्स में गेम्स में हमने देखा और पिछले बहुत सालों से जब से 1900 से इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है ओलंपिक्स में, तो ओनली टिल नाउ 41 मेडल्स जो इंडिया ने आज तक जीते हैं. तो क्या स्पोर्ट्स की तरफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ हमारा ध्यान कम है? क्यों हम जो स्पोर्ट्स में अच्छा है सब क्यों डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाने में हम लगे हुए हैं? निधि, आई थिंक अगर हम स्टैटिस्टिक्स को चेक करें तो रिसेंट कुछ इयर्स में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुई है. डेफिनेटली. तो उसका रीजन यही है कि अब ध्यान जाना शुरू हो गया, बिकॉज एवरीबडी हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इट इज इम्पोर्टेंट. तो वो शुरू हो चुका हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. और अभी तो आप इधर हरियाणा की तरफ चले जाओ तो जगह जगह पे आपको अखाड़े मिलेंगे और बहुत सारी गेम्स हैं जो बहुत अच्छे से पॉपुलर हो रही हैं. जहाँ तक स्कूल्स की बात है तो सीबीएसई ने अब एक अगेन इट्स अ रूल व्हिच हैज कम फ्रॉम देयर साइड दैट एवरी स्टूडेंट ऑन एवरी सिंगल डे शुड गो टू द प्लेग्राउंड वंस. ठीक है. ऑफ कोर्स आई वुड से कि प्राइवेट स्कूल्स के पास अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो उसको डेवलप, इसीलिए उन्होंने लैंड सेक्शन रेशियो को भी लिमिट किया है ताकि बच्चों को खेलने का मौका मिल सके. तो मतलब जैसे कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, कुछ और इम्प्रूवमेंट होने वाली है. आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, हमारा अभी एक बच्चा इनफैक्ट एल्यूमिनस ऑफ आवर स्कूल हैज बीन सिलेक्टेड इन द नेशनल अंडर 19 गेम्स. Oh, that's which great. is something which is very good. तो बच्चे बहुत गेम्स की तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हैं. मैम अभी नीट की एक कंट्रोवर्सी आई थी कि नीट का पेपर लीक हो गया है, तो उसका बच्चों पे जो एक्चुअल में बहुत हार्ड वर्किंग है, जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत करी है, क्या मतलब ऐसी चीज़ें उनको अफेक्ट तो डेफिनेटली करती ही हैं. तो इसको कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल करती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. लेकिन आपने देखा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो फैसला लिया वो भी बच्चों के हक में लिया कि रिपीट अगर इतनी लार्ज स्केल पे लीकेज का या उसका कोई प्रूफ नहीं मिला है तो वो बच्चों को परेशान नहीं किया जाए और इसको ऐसा चलने दिया. कुछ बच्चों का शायद रिपीट टेस्ट हुआ है, वो वहीं पे जहाँ पे प्रॉब्लम कंट्रोवर्सीज थी, जहाँ पे प्रॉब्लम मतलब लिमिटेड एरिया में, वो लिमिटेड एरियाज में थी, तो जहाँ पे भी थी तो वहाँ पे डेफिनेटली उसको करवाया गया. तो थोड़ा सा और विजिलेंट होके, थोड़ा सा और सीक्रेसी. बाकी वो है कि डिजिटल एज में थोड़े चैलेंजेस हैं, बट स्टिल definitely it's about the future of our children, it's about the hard work of our children, it's about the mental health of our children. So that is why थोड़ा ध्यान तो और देना पड़ेगा. मैम हर कोई आजकल बाहर जाने की सोचता है. ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है और पंजाब में स्पेशली आप देखो कि हर एक लेन में, तो हर एक गली में कह रहे हैं ना कि ऑलमोस्ट हर दूसरे घर से बच्चा जो है वो बाहर गया हुआ है. तो हम इस ब्रेन ड्रेन को कैसे रोक सकते हैं और आप क्या कहोगे इसके बारे? देखो, इसका एक तो ये है कि चाहे हमारी तरफ से नहीं है, चाहे ये इंटरनेशनली हुआ है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बच्चों का उन्होंने इन्फ्लक्स कम कर दिया, जिसकी वजह से अगर आज की डेट में अगर हमारे आप यहाँ के पंजाब के कॉलेजेस देखेंगे ना तो इस साल फुल है. अच्छा. यस.
Yes, great that, actually. that's a great news in fact. Yes, yes. और दूसरी बात ये है कि बाहर बच्चों के भागने का एक रीजन ये भी होता था कि थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है और थोड़ा काम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी अगेन आई विल ब्रिंग एनईपी इनटू दिस क्वेश्चन आल्सो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वोकेशनल एजुकेशन, Right. स्किल एजुकेशन को development. इतना ज्यादा एम्फोसाइज किया जाए। जैसे अब हमारा स्कूल अगर मॉर्निंग आवर्स में लगता है तो हमारे पास ये एक पूरी तरह से पावर है कि हम इवनिंग में अपने स्कूल में ही एक स्किल एजुकेशन के लिए पूरा प्रोग्राम रन कर सकते हैं एंड द गवर्नमेंट सपोर्ट्स अस इन That's दैट। great. हाँ, दैट इज वन ऑफ द रीजन। तो इससे क्या है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और एक वो फिर उन बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा। तो आई थिंक इन द टाइम्स टू कम द थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर, बट यस प्रेजेंटली द सिचुएशन इज वेरी बैड। पेरेंटल प्रेशर जो है बच्चों के ऊपर, जो जब से मैं पढ़ रही थी इतने साल पहले, तब से लेके आज तक कि डॉक्टर्स बनो या इंजीनियर या पर्टिकुलर कोई भी आप प्रोफेशन चूज करो अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स विश, नॉट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स विश, तो उसमें पेरेंट्स को हम क्या कहना चाहोगे? जहां पे पेरेंट्स ये कर रहे हैं, क्योंकि व्हाई आई स्टार्टेड माय आंसर विद दैट, क्योंकि बदलाव सोसाइटी में भी बहुत आ चुका है। अगर पूरा नहीं तो आई वुड से कि एटलीस्ट 20 to 25% ऑफ द पेरेंट्स आर देयर जो कि बच्चे की विश के हिसाब से भी काम करते हैं और बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम देते हैं। आई नो अबाउट सम ऑफ माय एलुमनाई हु आर डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क जिसको कि पहले बिल्कुल परमिट ही नहीं करते थे। ऑनलाइन मेकअप आर्टिस्ट हैं। अच्छा, ऑनलाइन मेकअप आर्टिस्ट। ऑनलाइन मेकअप आर्टिस्ट हैं। हेयर सैलून मेरे एक बच्चे का मॉडल टाउन में इट्स अ वेरी वेरी फेमस वन। सो दैट वो बच्चों को परमिट किया गया तभी ना। मेरा एक बच्चा सुपर डांसर 3 नेशनल टीवी पे फाइनलिस्ट बना, तो दैट मीन्स, और हमने यहाँ से परमिशन दी बच्चे को जाने के लिए। दैट मीन्स उन पेरेंट्स ने अलाउ किया एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि वो बच्चा बड़ा होके कहीं ना कहीं इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी गुड। एंड एज आई सेड कि अंडर 19 में हमारा बच्चा खेलने के लिए जा रहा है। तो अभी आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो सिचुएशन में बहुत बदलाव आ चुका है, लेकिन हाँ अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो स्टिल अभी चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ दें, सिर्फ एकेडमिक्स में ध्यान दें। 21st सेंचुरी है, यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक्स से कुछ नहीं बनने वाला जब तक दुनिया बदल चुकी है। जब तक कि हम बच्चे के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स नहीं डालते और जब तक कि हम उनको थोड़ा और सोचने की फ्रीडम नहीं देते, क्योंकि डिजिटल एज में बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में हम नहीं जानते, बच्चे जानते। बिल्कुल। तो वी नीड टू लिसन टू दैट। That's my message to the parents. मैम, पेरेंट्स आजकल अभी रिसेंटली हुआ है कि अंडर एज ड्राइविंग, जो कि स्कूल्स के बाहर बच्चे अपनी कार्स लेके या अपनी बाइक्स लेके आते हैं, तो पेरेंट्स का और स्कूल का क्या रोल है इसमें? जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक लॉ बनाया, आपको पता ही होगा, कि जिसमें अभी नाउ दे बुक the parents. Yes. Instead of the child, they are going to book the parent. तो उससे फर्क पड़ा? जो ये चीज हम लगातार जब अपने बच्चों से बात करें, हम अपनी असेंबली से हर ऑलमोस्ट एवरी डे वी आर टेलिंग देम। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने एक बहुत बढ़िया रैप सॉन्ग बनाया है, डांस भी किया उस पे। आई वुड लाइक यू टू सी दैट। दैट इज अबाउट द रूल्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स ओनली, कि वी शुड फॉलो दोस रूल्स। तो आई थिंक हर स्कूल को बच्चों को सेंसिटाइज करना चाहिए, बट एट दी सेम टाइम पेरेंट्स को ये बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए। It's not only about underage driving, they are not allowed to, so that is why they should not. Actually, it is not safe. It is not. It is not safe. So they should understand that. My real request to the parents, they should understand. मैम, आजकल ये भी देखा गया कि बहुत बच्चे प्रेशर बहुत लेते हैं, because societal pressure है, they have to look good, they have to perform well, पेरेंटल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, तो उससे उनकी मेंटल हेल्थ पे, जिसको हम मेरे ख्याल से बहुत निगलेक्टेड है, तो मेंटल हेल्थ पे बहुत असर होता है। तो उसके बारे में आप पेरेंट्स या टीचर्स मिलके हम क्या कर सकते हैं?
देखो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेशर डालना मत कर दो, दैट्स बट इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ड, तो इवन इफ इट इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ड। भगवान ने जो आपको बच्चा दिया ना, वो एक यूनिक है, वो एक गिफ्ट है। कभी हम सोचते हैं कि ये गिफ्ट मुझे क्यों मिला, या ये गिफ्ट खोलने से पहले हमें नहीं पता होता कि उसमें क्या है। सो इफ वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कि मेरा बच्चा यूनिक है, तो जो भी उसके अंदर टैलेंट है मुझे उसी को ही ग्रूम करना है, और उसके ऊपर वो अननेसेसरी प्रेशर जो मैं सोचती हूँ एज अ पेरेंट वो डालना शुरू कर दें। वही प्रेशर घर से आता है, वही प्रेशर सोसाइटी से आता है, वही प्रेशर स्कूल में आ जाता है, तो नेचुरल है। वो छोटा बच्चा है, वो तो बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। देन बेटर इज डोंट डू एनीथिंग। पेरेंट्स भी अपने ड्रीम्स कहीं ना कहीं जो पूरे नहीं कर पाते कई बार, तो बच्चों पे भी कहते हैं कि इनके थ्रू पूरे हो जाए। वो कभी भी नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स हैं, वो अलग इंडिविजुअल्स हैं, ये अलग इंडिविजुअल्स, और टाइम भी चेंज हो गया, टाइम भी चेंज हो गया, बहुत हद तक चेंज हो गया। और लेकिन एट द सेम टाइम आपने बहुत सही पॉइंट को टच किया है कि मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उतनी ही ये निग्लेक्ट होती है। अगर कोई बच्चा बोल भी दे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसको एक तो टैबू माना जाता है, और बल्कि उसको थोड़ा सा स्नब किया जाता है कि डोंट टॉक अबाउट दैट, बुलिंग, दे कैन नॉट टॉक अबाउट इट। इवन मैम मुझे लगता है कि बच्चे आपस में भी बुलिंग भी, अगर थोड़ा कोई बच्चा डिफरेंट है किसी भी तरीके से, तो वो बुलिंग का भी शिकार होता है। आई थिंक बुलिंग का भी शिकार होता है, और वो भी मेंटल हेल्थ ही यहाँ पे काम करती है। इफ द चाइल्ड इज स्ट्रॉन्ग एनफ इमोशनली, तो he or she knows how to deal with that situation. तो वो भी आई थिंक स्कूल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल्स के अंदर काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर्स कंपल्सरी है, तो they are the ones who should come forward। एंड मैंने बहुत बच्चों से बात करी, तो इवन जो मतलब आप कह सकते हो 15, 16, 17 इयर्स के बच्चे हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि व्हाट दे वांट टू डू नेक्स्ट। तो करियर काउंसलिंग एक जो है वो क्या स्टार्टिंग से नहीं होनी चाहिए? कैसे बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मुझ में क्या टैलेंट है? कई बार पेरेंट्स नहीं वो फाइंड आउट कर पाते, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? मेरे हिसाब से करियर काउंसलिंग नहीं, करियर प्लानिंग होनी चाहिए। करियर प्लानिंग, एंड दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9, बिकॉज 12th में आके सडनली हम इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे, अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो वो उससे बात नहीं बनती है। It has to be career planning, which should start from class 9, जहाँ पे उनको ये पता ही ना चले कि हम करियर के बारे में बात करें, but they are talking about it. For example, I give you an example, like हमने अपने बच्चों को दिया, एक बार आप किसी भी करियर पे प्रेजेंटेशन बना के लाओ, कोई भी करियर पे जो आप पसंद करते हो। अब जब वो पसंद करते हो कि हम बात कर रहे हैं, तो वो पहले एक्सप्लोर भी तो करेंगे ना, 8-10 करियर एक्सप्लोर करेंगे, हो सकता है उनमें से कोई उनको क्लिक करे कि ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, या फिर जब वो प्रेजेंटेशन को देखें, किसी दूसरे को देखें कि नहीं ये नहीं, वो कितना अच्छा है। सो द चाइल्ड इज नॉट अवेयर कि मुझे करियर काउंसलिंग की जा रही है, बट ऑटोमेटिकली हो रही है। सो इट शुड स्टार्ट अर्ली ऑन। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। इवन मेरा बेटा भी अब 9th में होने जा रहा है, so this is a good thing. Definitely, I think schools should do that, because parents cannot do everything. मैम सोशल मीडिया आजकल बहुत इफेक्ट आ रहा है। पहले बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं होते थे, ड्यूरिंग कोविड ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी भी जो चल रही हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है दोनों में, अगर हम अच्छी और बुरी चीज़ देखें, ऑनलाइन एंड वर्चुअल क्लासरूम्स और जो एक्चुअल में एक इंटरेक्टिव सेशन होता है टीचर स्टूडेंट का, तो क्या आपको लगता है कि दोनों में क्या फर्क है? देखो, ऑनलाइन, वर्चुअल और सोशल मीडिया, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सोशल मीडिया इज वेरी वेरी एडिक्टिव, इज नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट्स, एज सिंपल एज दैट। कहते हैं कि सिगरेट पीने से या शराब पीने से भी उतना डोपामिन सीक्रेट नहीं होता जितना सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट और भी ज्यादा, आपने देखा होगा कि मतलब जिसको एडिक्शन हो जाती है वो इतनी बुरी होती है कि वो छोड़ भी नहीं सकता, आपको पता भी नहीं चलता। जहां तक ऑनलाइन या वर्चुअल का सवाल है, मेरे हिसाब से ये ब्लेसिंग है। अगर नहीं होता तो पैंडेमिक के टाइम पे क्या होता, नंबर 1। नंबर 2, हम बात करते हैं कि ड्रॉप आउट रेट्स हैं, या बच्चे को स्कूल छोड़ के घर के लिए साथ में काम करना पड़ रहा है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से वो स्टिल दे कैन कंटिन्यू, दे कैन लर्न थिंग्स, न्यू थिंग्स। मैम एआई के बारे में अगर बात करें,
तो कैसे हम उससे बेनिफिट कर सकते हैं, बच्चे कैसे उससे बेनिफिट कर सकते हैं? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे लर्निंग मॉड्यूल्स अब बन चुके हैं, जहाँ पे कि बिना टीचर की इंटरवेंशन के बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है, और वो अडेप्टिव लर्निंग पे बेस्ड है। मतलब जब तक बच्चा एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझेगा नहीं, उसकी असेसमेंट को क्लियर करेगा नहीं, वो आगे नहीं जाता। तो दैट वे इट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड। मतलब कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर ही बता रहा है कि आपको अभी यहाँ तक नहीं आया, आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो अगर हम इसको अच्छी सेंस में यूज करते हैं तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन जहाँ अच्छाई होती है उसके साथ थोड़ी बहुत बुराई तो आ ही जाती है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच द न्यू मूवी दैट इज कम ऑन, आई थिंक इट इज ऑन नेटफ्लिक्स, CTRL, Control. CTRL. I've seen that. You should definitely Yes. watch that because it tells you what can happen. The digital footprint is very important, so we need to be very careful in that. So wo bhi, I think schools need to take that responsibility बच्चों को सिखाने में। बट हाँ, पेरेंट्स की कोऑपरेशन जरूर चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि आप कुछ बताते हो तो वो उसको उतना सीरियसली नहीं ले पाते कि इसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बट अदरवाइज फॉर लर्निंग AI, आने वाला जमाना AI का है। You'll have plenty of jobs for creating artificial intelligence. Artificial intelligence on one hand ये बहुत सारी जॉब्स को खत्म कर देगी। On the other hand वो New आर्टिफिशियल jobs. इंटेलिजेंस को बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो there will be न्यू not many जॉब्स new jobs. आएंगे। आने वाला जमाना AI। तो हम मतलब जैसे मुझे अभी भी याद है, हम असेंबली में थे, काफी देर की बात है। तो आपने ये बात बोली थी, तब मोबाइल्स का कुछ नामो निशान भी नहीं था। तो आपने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ना आप फोन पे बात करोगे ना, जैसे तब वो डायल वाले होते थे कि आपको वो सामने वाला बंदा क्या कर रहा है ना वो भी दिखाई देगा। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे, हम बात भी कर रहे थे आपस में कि ये तो पॉसिबल नहीं है, बट आफ्टर फ्यू इयर्स वो पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी कौन सी अब आपको लगता है कि नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? एक तो आई थिंक AI रोबोट टीचर्स ही हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे बच्चों ने भी एक मेंटरएक्स नाम का रोबोट बनाया। आप कुछ भी पूछो उससे आपको वो उसका जवाब देता है। तो वो इनफैक्ट बोल के देता है। हाँ, जैसे ChatGPT आपको लिख के बताती है, वो आपको बोल के जवाब देता है और बिल्कुल एकदम एक्यूरेट जवाब। तो आई मीन दैट इज ऑल्सो मेड बाय, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में तो AI का नेक्स्ट काम यही है कि इट वुड बी अ टीचर असिस्टेंट, बिकॉज ह्यूमंस हैव सम लिमिटेशंस, है ना। हमारी नॉलेज की भी एक लिमिट है। तो वो लिमिटेशंस को दूर करते हुए जो ह्यूमन को काम करना है, ह्यूमन टीचर को काम करना है, बिकॉज जो एम्पैथी नहीं सिखा सकता रोबोट आपको, लाइफ स्किल्स नहीं सिखा सकता रोबोट आपको, वो टीचर्स का काम होगा। और जो नॉलेज इम्पार्ट करना, दैट वुड बी द रोबोट। मैम, जैसे आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत एडिक्टेड है। अभी हमने थोड़ी देर बात करी मोबाइल फोन से, तो इस एडिक्शन से दूर जाने के लिए क्या आप कह सकते हो? पेरेंट्स को क्या आप अपनी राय दे सकते हो, और स्टूडेंट्स को भी? अपनी तरफ से पेरेंट्स क्या करें, स्टूडेंट्स क्या करें? देखो, बच्चा वो करेगा जो करके उसको खुशी मिलती है, जिसमें उसको मजा आता है। फिलहाल अगर हम कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया को एडिक्टेड है, तो हम अगर वहां से हटाना चाहते हैं तो पहले उसको कोई और चीज ऐसी दें जिसमें उसको खुशी मिले। उसमें सबसे पहले तो है कि पेरेंट्स की खुद की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, रियल इन्वॉल्वमेंट, क्वालिटी टाइम। ये नहीं कि बेटा तू ये कर, ये गलत है, तू जाके खेल। थोड़ा खेलो उसके साथ। जब बच्चा छोटा ही है तभी से उसकी आदत डालो कि वो आउटडोर स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे। जब बच्चा छोटा ही है उसको रीडिंग की हैबिट डालो। रीडिंग इज समथिंग विच इज एक्चुअली मुझे लगता है कि ये स्किल तो खत्म ही हो जाएगी, खत्म हो रहा है, क्योंकि एक तो ChatGPT, ठीक है, क्रिएटिविटी बच्चों की बिल्कुल खत्म होती जा रही है। वो जो थोड़ा बहुत लिखते थे वो भी अब खत्म हो गया। तो बच्चों को ऐसी आदतों में डालो जिन आदतों से वो उनसे दूर रहे, लेकिन उसके लिए एक्टिवली काम करना पड़ेगा, पैसिवली नहीं कि बेटा ये करो। वो करो से नहीं मानने वाले, साथ में करना पड़ेगा, साथ में करना पड़ेगा।
आजकल जैसे हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, तो क्या उनका ये चीज़ करना उनकी पढ़ाई पे या उनकी मेंटल हेल्थ पे या फर्दर उनकी एजुकेशन पे फर्क क्या डालता है, क्या इफेक्ट देखो करता है? कुछ चाइल्ड प्रोडिजीज होती हैं, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ। जैसे अगर मैं भी अपना हमारे बच्चे की सक्षम की बात करूं तो वो डांसर ही ऐसा गजब का है कि कोई भी बच्चा 6-7 साल की उम्र में उतना अच्छा डांस नहीं कर सकता जो वो करता है। बट अदरवाइज जब हम इन सब चीजों को कॉम्पिटिशन्स पे लेके चले जाते हैं तो इतने छोटे बच्चे को कॉम्पिटिटिव उसके अंदर डाल देना वो कंट्रोवर्शियल है। मतलब मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। कंपटीशन की बजाय इस उम्र में तो बच्चे को कोलैबोरेशन सिखाना ज्यादा जरूरी है कि कैसे दूसरों के साथ मिलके काम करना है। स्टार्टिंग में ही हम कंपटीशन में डाल देते हैं तो वो इट takes the child towards negative emotions, not towards the positive emotions. Right. तो ये चीज का तो थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। मैम एक हमने देखा कि डिफरेंट बोर्ड्स है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई, आईबी बोर्ड, कैम्ब्रिज, तो ये क्या है डिफरेंट बोर्ड्स और क्यों है? स्टेट बोर्ड्स अलग से हैं। देखो हर बोर्ड हर अलग चीज को केटर करता है। सीबीएसई एक सेंट्रल बोर्ड है। स्टेट बोर्ड्स के फायदे ये हैं कि वो थोड़ा सा दे आर मोर क्लोजर टू देयर रीजन, their own region. Well, naturally, language is a part of that. And then when we talk about the Cambridge board or the IB boards, these are the boards which are international board. अब इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, लोगों की डिमांड्स भी डाइवर्स है, तो उनके हिसाब से अगर ये अलग अलग से बोर्ड्स रहते हैं तो इट इज डेफिनेटली द एडवांटेज। लेकिन एक डिसएडवांटेज जो इस चीज का ये हो जाता है कि जब फिर एक सेंट्रल पॉइंट पे आपको कुछ एडमिशन क्राइटेरिया बनाना होता है, बिकॉज एवरी बोर्ड, नॉर्मली लोग कहते हैं कि स्टेट बोर्ड शायद उतने कॉम्पिटिटिव नहीं होते, उतने उनमें क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, असेसमेंट इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, तो वहाँ कई बार ये कंट्रोवर्सी आ जाती है कि वो लोग फायदे में रह जाते हैं और जो दूसरे मेजर बोर्ड से जाते हैं। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो डेफिनेटली है, बट कुछ इक्वलाइजेशन का भी चल रहा है। यूनिफॉर्म जैसे सिविल कोड हम कह रहे हैं वैसे यूनिफॉर्म एजुकेशन, एग्जैक्टली कुछ ना कुछ इस तरीके का होने वाला है। एंड ये भी है मैम कि जैसे सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स है, दे आर मोर ऑफ लाइक लर्निंग, रॉट लर्निंग ज्यादा है उनमें, और बाकी बोर्ड्स में थोड़ी प्रैक्टिकल और होलिस्टिक डेवलपमेंट ज्यादा है। अगर आप बाकी इंटरनेशनल की बात कर रहे हो तो इंटरनेशनल हैज गॉट डेफिनेटली डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। तो वो स्टैंडर्ड्स जब आए ही वहां से है, पहले ही हम बात कर चुके हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम हमसे बेटर है, तो वो तो वही सिस्टम लेके आए ना। लेकिन अगर हम अपने बोर्ड्स की भी बात करते हैं तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके जो की प्रिंसिपल्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं, उनमें से एक पॉइंट है मूविंग फ्रॉम रोट लर्निंग टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, बट व्हेन implemented properly, this will be done. This will bring results. और क्या expectation है मैम? How many years it will take to implement it? This will keep happening. It's education is a dynamic process. अगर आप NCF को देखो ना तो उसके ऊपर एक Mobius sign बना हुआ है जो recycled चीजों पे, तो it's dynamic. It will keep changing. तो मैम बच्चों को कैसे या पेरेंट्स को कैसे पता चले कि कौन सा बोर्ड उनको ऑप्ट करना चाहिए, या क्योंकि बोर्ड तो जल्दी डिसाइड हो जाता है, तब तक पता भी नहीं होता कैसे करना है, या कोई डिसएडवांटेज है सीबीएसई से करने या इंटरनेशनल बोर्ड से करने का? आई थिंक पेरेंट्स दीज डेज दे आर स्मार्ट एनफ बिकॉज उनको दे नो अबाउट देयर फर्दर रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारे लोग हैं जो स्पेसिफिकली कैम्ब्रिज बोर्ड में या आईबी बोर्ड्स के अंदर इसीलिए डालते हैं कि लेटर ऑन माय चाइल्ड हैज टू गो अब्रॉड और हैज टू स्टडी देयर, तो इट वुड बी इजियर फॉर देम टू डू दैट। तो थोड़ा फर्क पड़ता है। बाकी अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर भी हमारी कंट्री में डिसाइड होता है कि किस बोर्ड में जाना है। ये भी मैम कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े से फन क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो क्या आपको लगता है कि जितनी हॉलीडेज बच्चों को भी मिलती है, क्या उससे ज्यादा मिलनी चाहिए? नहीं, ये ऑलरेडी इनफ है। बहुत ऐसी कौन सी चीज आपको लगती है कि जो स्कूल्स में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए?
बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जो खत्म हो जानी चाहिए, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। आई डोंट थिंक, क्योंकि स्कूल के अंदर तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सब कुछ होता है, तो वो सब कुछ तो चलते रहना चाहिए, बल्कि शायद जितनी भी ये सब अच्छी चीजें हैं वो और भी ज्यादा होनी चाहिए। और कौन सी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि अब इंट्रोड्यूस हो जानी चाहिए, मतलब बच्चों के लिए? ऑनेस्टली स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, मतलब सिर्फ नाम के लिए नहीं, ऑनेस्टली स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। अगर आप मैम, इफ यू कैन गो बैक इन टाइम, और आप जब आपने पहली बार प्रिंसिपल की चेयर पे आप बैठे और आपने वो पूरा साल अपना किया, तो आप अपने खुद को क्या आज की डेट से आप क्या उनको एडवाइस देना चाहोगे? आई डोंट थिंक कि क्योंकि हर स्टेप आपको लर्निंग के टुवर्ड्स लेके जाता है, तो आई डोंट रिपेंट एनी ऑफ माय डिसीजंस। आई डोंट थिंक कि कुछ और अलग तरीके से, क्योंकि मैंने हर तरीके के एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि करते रहना चाहिए। कौन सा ऐसे एक्सपेरिमेंट जो आपने बात करी है ऐसा था जो बहुत रिस्की था, बट आपको बाद में लगा कि हाँ वर्थ इट था? I think that was giving a little more freedom to my children, giving kind of voice to their ideas. ये थोड़ा रिस्की, जैसे कि अभी ये mental health भी बहुत सारे लोग शायद सोचते कि नहीं बच्चे कहाँ से बना लेंगे, but we have spent a lot of money on that. I mean यहीं पे सब कुछ बनाया, उसकी बॉडी तैयार की। Not only this, हमारे बच्चों ने इससे पहले नासा के भी एक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया, तो बच्चों के आइडियाज को हमने हमेशा तवज्जो दी, तो थोड़ा रिस्की हो भी सकता था, लेकिन बहुत फायदे हुए। आप एज अ टीचर हमेशा बच्चे आपसे सीखते रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो किसी बच्चे ने आपसे कही हो या आपने बच्चों से सीखी हो? हर रोज बच्चे कुछ सिखाते हैं, लेकिन एक चीज जो मुझे अभी एकदम से ध्यान में आ रही है, तो वो ये है कि सीसीई के टाइम पे जब कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन था, उसमें क्या था कि कोई भी टॉपर बच्चा नहीं होता था, वहाँ पे था कि मार्क्स नहीं देने और बच्चों को ग्रेड्स, और देयर यूज्ड टू बी सो मेनी स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू कम इन द हाईएस्ट ग्रेड। तो एक टाइम ऐसा आया जब हमने बच्चों को ट्रॉफीज या अवार्ड्स देने बंद कर दिए, तो एक बच्चे ने मुझे आके कहा कि मैम मेरे से पहले सालों वाले जो बच्चे हैं वो सब ट्रॉफीज लेके जाते रहे, अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मेरे को एनकरेजमेंट कहाँ से मिलेगी? सो दैट वाज आई ओपनिंग फॉर मी। आई थॉट कि नहीं, ज्यादा भी देनी है तो दो, बट जितना जो मर्जी हो बच्चों को एनकरेजमेंट देते रहिए। मैम आज के बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो अपने लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़े? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए? मैं आज के बच्चों को कहूँगी कि एक तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें सेल्फ स्टडी की तरफ, क्योंकि सेल्फ स्टडी से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। अब सेल्फ स्टडी चाहिए तो उसके लिए उनको डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। दुनिया डिस्ट्रैक्शंस से भरी हुई, और वो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए थोड़ी सी मेडिटेशन एडवाइस करूँगी मैं। रीज़न उसका क्या है कि सब लोग सोचते हैं कि शायद मेडिटेशन बड़े होने पे करने वाला काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेडिटेशन तो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करके अपने आप को यू जस्ट ब्रिंग closer to your own self, right? Which according to me is very, very important for the student. So self-study is the mantra, whichever way you can bring it to your life. और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए आप कह रहे हो कि मेडिटेशन? हाँ, वो एक बहुत अच्छा तरीका है, योगा, मेडिटेशन। मैम थैंक यू सो मच, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आई है कि कैसे बच्चों ने भी अपनी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, कैसे पेरेंट्स ने भी अपना टाइम, वैल्यूएबल और क्वालिटी टाइम बच्चों को देना है, और डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट जो है, टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, वो बहुत कर रहे हैं और उनके साथ बढ़ना है आगे, एंड होपफुली बहुत जल्दी जो सिनेरियो है एजुकेशन का इन आवर कंट्री विल चेंज फॉर द बेटरमेंट, एंड थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. I thoroughly enjoyed. From Thank our you side. so much. Thank you. So this is a very proud moment